हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। सो 1000 ईयर्स कौन से वाले? 700 से 1750 के अराउंड जो भी टाइम था, ये 1000 साल, इनके बीच में क्या क्या चेंजेस हुए वो सब हमें पढ़ना है। तो यकीन मानिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, अदरवाइज़ बोरिंग भी लग सकता है। सो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। चैप्टर स्टार्ट होता है कार्टोग्राफर के साथ कि कार्टोग्राफर क्या होता है। कार्टोग्राफर इज़ अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। एक ऐसा इंसान जो मैप्स बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। अब देखिए, आपने बुक देखी हो तो बुक में 2 मैप्स बनाए हैं, ठीक है। एक फर्स्ट पेज पे है, एक सेकंड पेज पे है। वो मैप्स मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ, ठीक है। तो वो दोनों मैप्स में आप देखेंगे दिन रात का फ़र्क है। पहला मैप है वो तो मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो इंडिया का मैप कैसे हो सकता है, उसमें ऐसा लगता है कि अजीब से ब्लॉक्स बनाए हैं। लेकिन जो सेकंड मैप है वो ऐसा लगता है कि प्योर बहुत ही डिटेल्ड इंडिया का मैप बनाया है। देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्स भी अटैच की हैं वीडियो में। इस साइड मैंने लगाया है जो पुराने जो हमारे कार्टोग्राफर थे जिन्होंने मैप बनाया था, और इस साइड मैंने लगाया है कि जो न्यू मैप बना है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि टाइम के साथ जो हमारे कार्टोग्राफर थे वो ज़्यादा स्किल्ड होने लगे, ठीक है। जो साइंस थी कार्टोग्राफी की, मतलब जो मैप्स बनाने की कला थी, वो ज़्यादा एक्यूरेट होने लगी टाइम के साथ। इसलिए जो ये वाला मैप है, ठीक है, यह हमें बहुत इनएक्यूरेट और गलत सा लग रहा है, लेकिन ये वाला मैप हमें लग रहा है कि बिल्कुल एक्यूरेट है, आज के टाइम के हिसाब से है, ठीक है। ये तो हो गया कार्टोग्राफर का। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। अब जो टर्म्स होती हैं या वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स भी चेंज होने लगे इन 1000 सालों में, तो वो कैसे हुए वो अब हमें पढ़ना है, ठीक है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंजेस विद टाइम। अब देखिए, जो वोकेबलरी है, ग्रामर है, वो तो चेंज हो ही जाता है, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं ना उनका मीनिंग भी चेंज होने लगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक इंग्लिश का एग्जांपल देती हूँ। आपने वर्ड सुना होगा नाइस, NICE। तो हम नाइस को क्या समझते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन अब के आज के टाइम में हम नाइस को अच्छा समझते हैं, लेकिन जब शेक्सपियर की बात करें उस टाइम में नाइस का मतलब था बुरा, वेरी बैड, ठीक है। तो इस तरह से जब उस टाइम इंग्लिश में वर्ड्स चेंज हुए तो इस टाइम यहाँ पे भी वर्ड्स के मीनिंग्स चेंज हो रहे थे। अब जो ये नाइस वाला एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट मैंने कहीं और इसे पढ़ा है किसी नोवेल में, तो मैं इसलिए उसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि यहाँ बात क्या हो रही है, वर्ड्स के मीनिंग कैसे चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे चेंज हो रहे हैं कि पहले नाइस का मतलब बुरा था, अब अच्छा हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बात की है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की। आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं? जिससे हमें इतिहास का पता चलता है कि इतिहास में रहन सहन कैसा था, खाना पीना कैसा था, घर कैसा था, खाते क्या थे, मतलब सब कुछ हिस्ट्री का पता चलता है। वो होते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये हमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलेंगे। पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में, चाइनीज़ में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो इनका मीनिंग है मोस्टली इट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। सालों के सालों में इसका मीनिंग चेंज होने लगा है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने यहाँ बताया कि मिडीवल पर्सियन जो कम्प्लीटली डिफरेंट है मॉडर्न पर्सियन से, ठीक है। अब जैसे हमने नाइस वाला एग्जाम्पल पढ़ा, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे प्राचीन। पहले हम ओल्ड चीज, कोई चीज़ ओल्ड है तो उसे क्या कहते थे? प्राचीन। लेकिन अब कोई प्राचीन वर्ड यूज़ करता है? सुना आपने? आप क्या यूज़ करते हैं? ये बहुत पुरानी पेंसिल है यार, ये बहुत पुरानी किताब है, ये बहुत पुराना एडिशन है। प्राचीन को थोड़ा चेंज हो गया पुराने में, कल को कुछ और चेंज हो जाएगा, वी नेवर नो क्या होगा, है ना। तो इस तरह से वर्ड्स भी चेंज होने लग गए, ठीक है। तो ये कि ये जो 700 से 1750 की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक तो कार्टोग्राफर जो होते हैं, मैप्स बनाने की कला चेंज हुई, दूसरे जो मीनिंग्स थे वर्ड्स के वो चेंज होने लगे, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे 2 बहुत ही नाइस एग्जांपल्स दिए हैं जिनसे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मीनिंग चेंज कैसे हुए, ओके। जस्ट लेट मी एडजस्ट, ओके। सो ये 2 वर्ड्स हैं। अब मीनिंग्स चेंज एग्जांपल्स, जिनका मीनिंग चेंज हो रहे हैं उनके 2 एग्जांपल्स हैं बुक में दिए हुए, वहीं से मैंने उठाए हैं। पहला है हिंदुस्तान और दूसरा है फॉरनर। अब नॉर्मली हिंदुस्तान क्या होता है? आज के टाइम में अगर बात करें, टुडे इंडिया आर मॉडर्न नेशन। हिंदुस्तान क्या है? हमारा भारत, हमारा जो देश है आजकल मॉडर्न देश बन गया है ये, ठीक है। 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान का क्या मतलब था? हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदुस्तान की। तो 13th सेंचुरी में जो मिन्हाज ई सिराज थे, जो कि क्रॉनिकल्स थे, ये कौन होते हैं? जो मैगजीन्स वगैरह लिखते हैं या किसी स्टोरी टाइप में चीज़ें लिखते हैं। सो
इन्होंने हिंदुस्तान का क्या मतलब समझा? ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। मतलब हिंदुस्तान से मिन्हाज सिराज का मतलब था पंजाब हरियाणा के एरिया और जो यमुना और गंगा के बीच में लैंड आती है वो, ठीक है। अब ये जो टर्म थी कैसे यूज़ की इन्होंने? मिन्हाज सिराज थे, क्रोनॉलिकर थे, तो इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया जो दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत के राजा पढ़ते हैं ना हम, उनके डोमिनियंस के हिसाब से उनका एरिया चेंज करता रहता था। कभी दिल्ली के सुल्तानों ने किसी एरिया को कैप्चर कर लिया, कई बार कोई एरिया उनके हाथ से निकल गया। तो इस तरह से जैसे जैसा उनका एरिया चेंज होने लगा, इस टर्म का मीनिंग भी चेंज होने लगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी यूपी उनके पास था तो यूपी हिंदुस्तान का पार्ट बन गया। जब यूपी बाहर निकल गया, उनके पकड़ में, उनके राज में नहीं रहा यूपी, किसी और राजा के राज में चला गया, तो वो फिर अब दिल्ली सुल्तान का तो नहीं रहा यूपी, मतलब वो हिंदुस्तान का पार्ट भी नहीं रहा। ये मतलब है इसका, ठीक है। बट इट नेवर इंक्लूडेड साउदर्न इंडिया। बट साउदर्न इंडिया में आपको पता है दिल्ली के जो सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत थी, उन्होंने कभी साउदर्न इंडिया पे रूल ही नहीं किया, तो वो उसका कभी पार्ट ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो गया कि हिंदुस्तान का मतलब चेंज हुआ। आज तो हम इसको पढ़ते हैं पूरा का पूरा देश, किसी टाइम में साउदर्न इंडिया को पार्ट ही नहीं मानते थे हिंदुस्तान का, ठीक है। वैसे ही ये फॉरनर की हम आज बात करें तो फॉरनर कौन होता है? समवन हु इज़ नॉट इंडियन, जो इंडिया का नहीं है वो हमारे लिए फॉरनर है। चाहे अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है, इजिप्ट का है, ऑस्ट्रेलिया का है, चाइना का है, कहीं का भी वो फॉरनर है हमारे लिए। मिडिवल पीरियड में फॉरनर का क्या मतलब था? मिडिवल पीरियड में फॉरनर का मतलब था व्हेन एनी स्ट्रेंजर अपीयर्स इन अ गिवन विलेज। मान लीजिए हमारा कोई गांव है जिसका नाम है ए गांव में कोई बी गांव का अगर इंसान आ गया ना, तो उस बी गांव से आने वाले इंसान को फॉरनर माना जाता था। समझ गए आप? आपका कोई गांव है, उसमें दूसरे गांव का अगर कोई इंसान आ गया उसे आप फॉरनर कहेंगे। हिंदी में इस फॉरनर के लिए वर्ड यूज़ करते थे परदेसी, और पर्सियन में यूज़ करते थे वर्ड अजनबी, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब नेक्स्ट आता है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। सो हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। एंड देयर सोर्सेज मतलब कौन से स्रोत हैं जिनसे वो सारा इतिहास पढ़ते हैं। तो देखिए 4 सोर्सेज हो सकते हैं मेनली। कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर है और टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स हैं। कॉइन्स क्या होते हैं? सिक्के। कि पुराने टाइम में ब्रॉन्ज के कॉइन्स यूज़ होते थे या गोल्ड के या सिल्वर के, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं क्योंकि कॉइन्स पे काफ़ी कुछ लिखा भी रहता है। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? कि बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, उन पे कुछ लिखा हुआ है, खुदाई की हुई है, तो उससे भी हमें राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। आर्किटेक्चर क्या होता है? कि टेम्पल्स कैसे बने हैं, कोई बड़ा पैलेस है वो कैसे बना है, कैसी नक्काशी उस पर की गई है, तो उससे हमें हिस्ट्री का पता लगता है। प्लस टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स मतलब कुछ लिखा हुआ है, कुछ बुक्स आपको मिल गई, ठीक है। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 700 से 1750 AD की बात, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। The number and variety of textual records increased dramatically during this period. इस टाइम में जो textual records थे उनकी variety प्लस उनके नंबर, मतलब काफ़ी नंबर में हमें textual records मिलने लग गए थे, राइट। They slowly displaced other types of available information. अब जो बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, आर्किटेक्चर हैं, ये इतने रेलिवेंट नहीं रहे जितने टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स हो गए, क्योंकि इनसे हमें सोसाइटी का पता चलने लगा, रहन सहन, खाना पीना, उनके काम, उनका व्यवसाय सब पता चलने लगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, ठीक है। इन्होंने सब बाकी हर चीज़ को डिस्प्लेस कर दिया था, राइट। अब हम 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पेपर हो गया, पेपर के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पेपर बिकेम चीपर, काफ़ी सस्ता हो गया, बिकेम वाइडली अवेलेबल, हर जगह मिलने लगा। पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट। होली टेक्स्ट क्या होता है? जैसे ग्रंथ लिखने लगे पेपर पे। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंस, जो संत होते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, उनकी टीचिंग्स क्या हैं वो लिखने लगे। जुडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, टैक्सेस हैं, काफ़ी कुछ पेपर के ऊपर लिखने लग गए, क्योंकि सस्ता भी हो गया था और हर जगह मिलने भी लग गया था। ये तो हमने पेपर के बारे में पढ़ा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 700 से 1750 AD के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो सब हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब आता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यू क्या होता है? मैन्यू मीन्स हैंड, स्क्रिप्ट्स मतलब समथिंग रिटन। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है रिटन बाय हैंड। सो ट्रेडिशनली एनी डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा गया है उसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये हमें मोनेस्ट्रीज में मिल जाएंगे, यानी जो मठ होते हैं बुद्धिस्ट के, टेम्पल्स में मिल जाएंगे। समटाइम्स प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, लाइब्रेरीज में भी मिल जाएंगे आपको, आर्काइव्स में भी मिल जाएंगे। अब ये आर्काइव्स क्या होता है?
पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आर्काइव्स क्या होता है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी होती हैं, उसे हम बोलते हैं आर्काइव्स। Today, all national and state government have archives where they keep all their old official records and transactions. आजकल जितने भी जैसे नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबके पास अपने अपने आर्काइव्स होते हैं जहाँ पे वो अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स, अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ट्रांजेक्शन्स इन सबको रखते हैं। मतलब एक तरह से स्टोर आप समझ सकते हैं। ये नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्राइब्स क्या होते हैं। स्क्राइब्स के बारे में पढ़ लेते हैं जी। स्क्राइब्स होते हैं who worked as a printing press in those days. ओके इस लाइन को आप बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, जो एज ए प्रिंटिंग प्रेस वर्क करते थे। अब इसका मतलब क्या है, दे कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, मतलब जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको हाथ से कॉपी करते थे। कॉपी करने की ज़रूरत क्या पड़ी, अब देखिए कोई बहुत पुरानी चीज़ है तो वो कई सालों तक तो सर्वाइव कर नहीं सकते। हाँ कुछ सर्वाइव कर भी जाते हैं बट मेनली नहीं कर सकते। तो स्क्राइब्स क्या करते थे, उन चीज़ों को हाथ से लिखते थे ताकि जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ पास की जा सके, राइट। अब इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने कुछ लिखा है फ्रेंड्स होमवर्क, HW मतलब होमवर्क। सो आपने कभी अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी किया है तो क्या होता है, कई बार उन्होंने कुछ लिखा होता है, हमें समझ नहीं आता, हम वैसे वैसे निशान बना देते हैं अपनी असाइनमेंट पे या कॉपी पे, है ना। तो इससे क्या होता है, अब ये चीज़ अगर चलती रहेगी, मैंने आगे वाले से कॉपी किया, पीछे वाले ने मुझसे कॉपी किया, अगर 50 लोग ऐसे कॉपी करते हैं तो फर्स्ट पर्सन और जो 50वां इंसान है उन दोनों की भी कॉपीज़ में कितना डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो यही स्मॉल डिफरेंसेस इन स्क्राइब्स से लिखे हुए, क्योंकि स्क्राइब्स जनरेशन टू जनरेशन लिखते गए तो उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती गई, जो मेन कंटेंट था, जो मेन चीज़ थी। तो ये जो स्मॉल डिफरेंसेस थे दे ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए, ग्रो करते रहे सेंचुरीज टू सेंचुरीज, कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं स्टार्टिंग वाली से बिल्कुल डिफरेंट हो गई, ठीक है। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट का तो अता पता ही नहीं कि क्या था उसमें। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, दे टोटली डिपेंडेंट ऑन स्क्राइब्स। अब वे तो स्क्राइब्स पे ही डिपेंडेंट थे। अब कई बार क्या होता है कि उनको सेम ही कोई एक बुक है, कोई होली टेक्स्ट है, कुछ भी टेक्स्ट और रिकॉर्ड है, वो स्क्राइब्स का भी पढ़ना पड़ता है। अगर पुराना बहुत पुराना अवेलेबल है तो उसे भी पढ़ते हैं ताकि वो एग्जैक्टली हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकें, राइट। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का, सॉरी इस चैप्टर का। सो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है एंड काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारा का सारा इसी वीडियो में कवर कर दूंगी। सो ये हमने 2 पेजेस पढ़ लिए, थोड़ा सा और है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे साथ बनिए रहिए क्योंकि यहाँ 6th to 10th ऑलमोस्ट सभी एनसीईआरटीज़ को मैं कवर करूंगी। प्लस अगर कंप्लीट हो जाती हैं तो +1 +2 की भी ट्राई करूंगी कंप्लीट हो सके सारी ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।